स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए टीम ने कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की है और सिराजुल उलूम के अध्यक्ष सहित 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, लगातार आप देखिए श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर एक एक करके एनआईए मुकम्मल तरीके से एक्शन मोड में देखी जा रही है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने आज एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए टीम ने कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की है और ये इस्लामिक स्कूल बताया जा रहा है, जहां पर छापेमारी करने की कोशिश की गई। कई तरह के दस्तावेज, लैपटॉप साथ लेकर यहां से गए हैं एनआईए के जितने भी लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात आप यहां पर ये देखिए कि कई लोगों को गिरफ्तार भी करने की कोशिश यहां की गई है। सिराजुल उलूम के अध्यक्ष सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की टीम ने कश्मीर घाटी के अंदर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए लगातार आप देखिए कश्मीर के अंदर किस तरह से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है और एक एक करके कार्रवाइयों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। साफ तस्वीरें आपके सामने, सिराजुल उलूम के अध्यक्ष सहित 6 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। इस्लामिक स्कूल है जहां पर टेरर फंडिंग मामला जो है वो देखने पर अब एनआईए यहां कार्रवाई करता हुआ नजर आया है। आप समझिए कि एनआईए टीम ने कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें से एक यहां सिराजुल उलूम के अध्यक्ष सहित 6 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर इस्लामिक स्कूल है जहां इस्लाम पढ़ाया जाता है बच्चों को, लेकिन यहां से ही कई तरह के मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं और तार कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। अब सवाल यहां पर यह है कि और कौन कौन से लोग इनके साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे, कौन कौन से लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया जा सकता है, किन किन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आप देखिए, सिराजुल उलूम के अध्यक्ष सहित 6 लोगों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया है। सईद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, सबसे पहले तो पूरा मामला समझाइए कि आखिर किस तरह से एनआईए ने यहां पर रेड की है और 6 लोगों को अध्यक्ष के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या कौमी तहकीकाती ब्यूरो का टीम आज अलल सुबह जो है श्रीनगर के नवाब बाजार दलाल मोहल्ले में दाखिल हुआ, जहां पर सिराजुल उलूम का जो वहां पे दरसगाह है उसको रेड किया गया और उसके बाद उनके अध्यक्ष जो हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। लैपटॉप और उसके बाद पेन ड्राइवर्स और डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो अपने साथ लेके गए और उसके बाद उनके साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का कॉन्टिजेंट मौजूद था। और दूसरे अलग अलग रेड्स में अच्छाबल और दक्षिणी कश्मीर अनंतनाग के कई एक इलाकों में आज रेड पड़ा, जिसमें कई एक लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और गिरफ्तारी के बाद एनआईए की टीम जो कि अनंतनाग में एएसपी के साथ साथ में छापामारी का सिलसिला तेज कर दिया गया और कई युवा को गिरफ्तार किया गया और उन पे किस तरह के इल्जाम होंगे उन्हें पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। और इस तरह से रेड्स वगैरह जो थे संडे के सुबह सुबह खत्म हुए। 2 अलग अलग जगहों पर श्रीनगर में सिराजुल उलूम के प्रेसिडेंट को भी गिरफ्तार किया गया और ये वो सिराजुल उलूम का दारुल उलूम यहाँ पर है, जिसका उत्तर प्रदेश के साथ इस्लामिक कंसेप्ट के साथ तालीमात को आगे बढ़ा रहे थे और काफी टाइम से ये जम्मू कश्मीर में अपने फराइज अंजाम दे रहा था। लेकिन आज एनआईए ने यहाँ पर भी छापामारी की और उनके अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। इसी तरह दक्षिणी कश्मीर में एक एमबीए स्टूडेंट, एक बैचलर ऑफ आर्ट्स, कई एक युवा हैं जिनकी तालीमी काबिलियत पोस्ट ग्रेजुएट के आसपास हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और क्या इनके बारे में क्या तहफुजात हैं, क्या इल्जामात हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन टेरर फंडिंग को लेकर भी मामला सामने आया है। तजम्मुल, कहां से तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं? देखिए, जिस वक्त आप टेरर फंडिंग की बात करते हैं, इससे पहले भी एनआईए ने इस तरह की छापामारी की। आपको याद होगा पारिमपोरा फ्रूट मंडी में डाला था, शपियन में, श्रीनगर में और कई इलाकों में, और बाद में एनआईए को जो है चालान पेश करना होगा कोर्ट में। टेरर फंडिंग के मामला के साथ साथ कई एक मामला है जिनमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं और जिनमें जो इल्जाम है इन पर कि उन्होंने कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में कौमी दायरे में रहकर भी कौमी दायरे की मान को नहीं समझने की कोशिश की और बहुत सारा नुकसान जम्मू कश्मीर में मुल्क को पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें टेरर फंडिंग का मामला या कई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ममनू है, जिन्हें बैन कर दिया गया, उन पर माली मदद की थी, यह भी एक इल्जाम है। अब गिरफ्तारी के बाद ये कोर्ट में चालान पेश करते वक्त साबित किया जाएगा कि कितने इल्जामात हैं और किस तरह से इनसे साबित किया जा सकता है। लेकिन तजम्मुल, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आप खुद ही बता रहे हैं कि ग्रेजुएट किए हुए युवा भी इसके अंदर शामिल थे
और ये बहुत बड़ा सवाल है कि युवाओं पर भी इस तरह से अब गिरफ्तारी जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जब आप जनूबी कश्मीर की बात करते हैं या सेंट्रल कश्मीर की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि मिलिटेंसी में भी बड़ी तादाद में पीएचडी, पीजी, कुछ डॉक्टर भी हमने देखे जिन्हें सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान मारा जा चुका है। और उसके बाद जब आप एनआई की इस रेड में देखें तो एक लड़के का ताल्लुक दक्षिणी कश्मीर से है। उन्होंने एमबीए की डिग्री मुकम्मल करने के बाद अपनी शॉप चला रहा था और इसी तरह से दीगर युवा जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स मुकम्मल करने के बाद वो भी अपनी शॉप वगैरह चला रहे थे। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त युवा को लेकर जो पॉलिसी सेंटर की है, इस वक्त आप कहते हैं कि यूथ फॉर चेंज जो है, आने वाले दिनों में इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे और दूसरी तरफ हेल्थ क्लब वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में खोल रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्स को लेकर बढ़ावा देने की बात कही जा रही है कि युवाओं का रुझान खेलों की तरफ बढ़ाया जाए, मुख्य धारा में युवाओं को लाया जाए। लेकिन जिस तरह से युवा यहां पर अलग अलग कामों में पैर डालते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ब्रेन वॉश किस तरह से युवाओं को किया जाए और सही रास्ते पर लाया जाए। देखिए, इस तरह की कोशिश पहले भी की गई है। जो पॉपुलर गवर्नमेंट हुआ करती थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि युवा को किसी न किसी तरह से एंगेज रखा जाए, खेलों के साथ रखा जाए। तालीमी काबिलियत के बाद उन्हें जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ मदद की जाए या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में युवा को लाने की कोशिश की जाए। लेकिन जिस वक्त आप देखते हैं ओवरऑल रेशो जब जम्मू कश्मीर में देखते हैं, मिलिटेंसी की तरफ बहुत ज्यादा युवा का रुझान है। और आपने देखा होगा कि बीते कुछ महीनों में ही आपने दक्षिणी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में, और आपको याद होगा कि पंजी नारा श्रीनगर में एक युवा की उम्र सिर्फ 14 साल की थी जब वो मिलिटेंसी की सफों में सिक्योरिटी फोर्स ने बताया। इसी तरह से युवा का उस तरफ चले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल देना होगा। लेकिन अवामी सरकारें इस तरह की कोशिश कर चुके हैं, नतीजा कुछ नहीं निकला। मौजूदा हालात में 2018 की बात करें तो जमुल सत्यपाल मलिक उस वक्त राज्यपाल थे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि मुख्य धारा में लाने के लिए युवाओं को यहां कदम उठाए जा रहे हैं। तभी से कदम उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर आप देखिए युवा किस तरह से लिप्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आतंकवादी गुटों के साथ जाते नजर आ रहे हैं, टेरर फंडिंग मामले में नाम सामने आते जा रहे हैं, कहीं पर ब्लास्ट होता है वहां पर ग्रेजुएट युवा जो है वो सामने आ रहे हैं कि इस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो जाहिर तरीके से एक सवालिया निशान जरूर खड़ा यहां हो रहा है कि आखिर कश्मीर घाटी के अंदर इस तरह से युवा इस रास्ते पर जाता हुआ क्यों नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि 2008 की जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी थी उसमें उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने उस वक्त कोशिश की थी कि जो युवा सरहद के उस तरफ चला गया और बाद में वो वापस आना चाहता है, उनके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई। कुछ लोग शादियां वगैरह करके आए, बच्चे लेकर आए। आजकल वो प्रेस क्लब और आसपास में प्रेस वार्ताओं में कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कहा था और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कहा था उस पर वो पूरा नहीं उतरे। और उसके बाद जो युवा आपको सरेंडर पॉलिसी एक वक्त में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ऐलान की थी कि जो युवा इस तरफ दूसरे रास्ते से चल रहा है उसको एक मौका दिया जाएगा अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का। वो रास्ता भी पूरा नजर तय करता नजर नहीं आया। और तीसरा रास्ता जब जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट खत्म हुई, लेकिन जब एनकाउंटर हो रहे हैं, एनकाउंटर में भी युवाओं को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें युवाओं ने सरेंडर भी किया है और उसके बाद उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी की जा रही है। तो इस तरह से पहल तो करने की कोशिश की गई है, लेकिन युवाओं को भी अपना यहाँ पर योगदान देना बहुत जरूरी रहेगा। मिलकर ही काम होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से टेरर फंडिंग का मामला आज श्रीनगर में देखने को मिला है, जहां पर एनआईए की तरफ से रेड की गई है और रेड में कई दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की गई। और उसके साथ ही आपको बताते चले कि इस्लामिक स्कूल है जहां पर ये एनआईए की तरफ से रेड की गई है और कई दस्तावेजों को जितने भी एनआईए के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे वो अपने साथ ले गए हैं। पूरी तरह से दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों पर एफआईआर लगाई गई है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको राजौरी लिए चलते हैं, क्योंकि राजौरी से भी आज एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए जिस तरह से राजौरी जीएमसी की प्रोटेक्शन वॉल गिर गई है और स्थानीय व्यक्ति के दीवार में दबने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने राहत बचाव कार्य यहां पर शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि अस्पताल की प्रोटेक्शन वॉल जो है वो गिर गई है और यहां सवालिया निशान ये बन रहा है कि आखिर प्रोटेक्शन वॉल का जो काम हुआ है वो किस तरह से हुआ है, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति के दीवार में दबने की आशंका यहां जताई जा रही है और पुलिस प्रशासन ने पूरी
तरह से राहत बचाव कार्य यहाँ शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए, अपडेट जो है वो जिला राजौरी से निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ कोरोना लगातार वहां पर पैर पसारता हुआ नजर आ रहा था और दूसरी तरफ अस्पताल यानी जीएमसी राजौरी के दीवार गिरने की वजह से एक व्यक्ति के दबने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन ये व्यक्ति कौन था, क्यों यहां पर मौजूद था, किन कारणों की वजह से ये दीवार गिर गई है, ये देखना बहुत जरूरी है। और जब इस प्रोटेक्शन वॉल को बनाया गया था उस वक्त कितनी पारदर्शी तरीके से बनाया गया है, किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल में लाया गया था, ये देखना बहुत जरूरी था। लेकिन इस वक्त आप देखिए बड़ी खबर जो है वो जिला राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां पर जीएमसी राजौरी की प्रोटेक्शन वॉल गिर गई है और साफ तस्वीरों में आप देखिए लोग किस तरह से यहां बाहर हुजूम की तादाद में पहुंचे हुए हैं। एक व्यक्ति के दबने की आशंका जताई जा रही है। महज इस व्यक्ति का पता चलाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये व्यक्ति कौन था, किन कारणों की वजह से यहां पर पहुंचा हुआ था। साफ तस्वीरें आप देखिए, मलबा हटाने का काम लगातार यहां जारी कर दिया गया है। और उसके साथ ही सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि आखिर क्या कुछ यहां पर कहना था, वो जरा सुनिए। प्रोटेक्शन वॉल थी, सिर्फ 6 महीने पहले बनाई गई थी। कितने 6 महीने पहले ये प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा रही है और सिर्फ 6 इंच की प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा रही है। अभी सही से बरसात भी शुरू नहीं हुई और प्रोटेक्शन वॉल गिर गई। ठीक, और उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पे जमीनें दी, अपनी सब कुछ किया इस जीएमसी के लिए, और वही लोग आज इसके नीचे दब के मर रहे हैं। कौन जिम्मेवार है इसका? एडमिनिस्ट्रेशन इसका कुछ करेगी, संज्ञान लेगी कि नहीं लेगी इसके ऊपर? जब सुबह ये वाकया पेश आया, परिवार ने हमें इन्फॉर्म किया। सुबह 6 बजे से 6 बजे का वाकया है ये। जब ये वाकया हुआ तब वो बुजुर्ग, उनकी यहाँ पे ज़मीन है, वो अपना घोड़ा बांधने के लिए यहाँ पे आए। इतनी देर में दीवार गिर जाती है ऊपर से। सुबह 6 बजे से लेकर कंटिन्यूज अभी तक हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, मैंने एडिशनल डीसी को कॉल की है, मैंने डी साहब को कॉल की है, कोई बंदा उनका यहाँ नहीं पहुँचा। सिर्फ उन्होंने एक तहसीलदार को भेजकर यहाँ पे सिर्फ मक्खन लगाने की कोशिश की है कि आवाम को शांत किया जाए, ये शो किया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा काम। जब ये बिल्डिंग शुरू हुई थी तब से ही नहीं हो रहा यहाँ पे। जब ये बिल्डिंग का काम शुरू हुआ तब से ही हमारे लोग यहाँ पर बीच में आके, इवन मैं खुद यहाँ पे आके देख रहे हैं। जब इंजीनियर को बोलते हैं, इंजीनियर हमको बोलता है जी डिग्री हमारे पास है, मुझे पता है। आज तेरी डिग्री कहाँ गई है? आज इसकी डिग्री कहाँ गई इंजीनियर की? ये जो यहाँ का ठेकेदार है प्लस जो इंजीनियर है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट RNW जो है, जो यहाँ पे काम करवा रहा है, इनके सभी अफसर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड होने चाहिए अभी के अभी। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि आम जनता यहां पर निलंबित करने की मांग कर रही है कि जिन लोगों ने ये काम करवाया है उन्हें तत्काल प्रभाव से यहां सस्पेंड किया जाए, क्योंकि महज आप देखिए दीवार जो है वो गिरती हुई दिख रही है और जाहिर तरीके से एक शख्स के दबने की भी आशंका जताई जा रही है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जरा पूरा मामला समझाइए पहले, क्योंकि आम लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं इंजीनियर्स पर और ठेकेदार पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर मुख्य कारण क्या रहा ये दीवार गिरने का? नहीं, बल्कि इसकी अब डेड बॉडी भी निकाल ली गई है। 60 साल के आसपास का एक बुजुर्ग शख्स है जो सुबह निकला था। रात से ही राजौरी में हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। उस हल्की बारिश के दौरान आज सुबह 6 बजे के करीब ये प्रोटेक्शन वॉल थी जो मेडिकल कॉलेज की ये गिर गई है, जिसके नीचे दबकर इस शख्स की मौत हुई है। हालांकि ये काम अभी चंद रोज पहले ही मुकम्मल किया गया और कुछ दिनों बाद यहाँ मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट भी करने की बात की जा रही है, क्योंकि ये नई बिल्डिंग जो बन रही है उससे पहले ये बिल्डिंग सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है, जहाँ एक प्रोटेक्शन वॉल गिरने से एक मुकामी शख्स की अब मौत हो चुकी है। क्योंकि बड़ा सवाल लोगों की तरफ से जो उठाया जा रहा है यही है कि इस पे एक जांच की जाए कि सिर्फ 6 महीने पहले बनाई गई प्रोटेक्शन वॉल मामूली सी बारिश के कारण कैसे गिर गई है। अगर इस वक्त यहाँ कॉलेज की क्लासेस होती या स्टूडेंट इस इलाके में होते तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। मगर हालांकि कुछ दिनों बाद जरूर इसको यहाँ शिफ्ट किया जाना है मेडिकल कॉलेज को, मगर उससे पहले ये बड़े सवाल। जमशेद, बहुत बड़ा सवाल है कि 6 महीने हुए हैं महज अभी दीवार को बने हुए, प्रोटेक्शन वॉल को बनाए हुए, लेकिन ये अचानक गिर जाती है। मटेरियल किस तरह से इस्तेमाल में लाया गया है, अब विभाग पर सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। जी गुरु जी, बिल्कुल यही लोगों की तरफ से भी अब मांग की जा रही है, क्योंकि राजौरी मेडिकल कॉलेज शुरू से ही सुर्खियों में रहा है और राजौरी से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर मैरा इलाका है जहां इसकी नई बिल्डिंग बनाई जा रही है और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग दूर से ही नजर आती है। मगर इसके अंदर की हालत अब सामने आ रही है कि 6 महीने पहले बनाई गई दीवार अचानक मामूली सी बारिश के साथ गिर जाती है। क्योंकि अभी आने वाले दिनों में बरसात का सिलसिला शुरू होना है, मगर उससे पहले एक छोटी सी मामूली सी बारिश होती है जिससे ये दीवार गिर जाती है और एक शख्स की मौत हो जाती है। प्रशासन की तरफ से कोई कदम अभी तक उठाया गया है?
जी लोगों की तरफ से काफी प्रशासन के खिलाफ भी बोला गया है, क्योंकि उनका ये कहना था सुबह 6 बजे जब ये दीवार गिरी उस वक्त इस प्रशासन को इस बारे में बताया गया कि इस दीवार के नीचे एक शख्स दबा हुआ है, मगर प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती गई। मगर लोगों की तरफ से इल्जाम जरूर लगाए जा रहे हैं। मगर जिस तरह 12 बजे 6 बजे आदमी इस बिल्डिंग दीवार के नीचे दबा और इसकी डेड बॉडी 12 बजे के बाद निकाली गई है, ये भी एक बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि उन लोगों की तरफ से शिकायत की जा रही थी कि प्रशासन की टीमें भी यहाँ लेट। और इतनी देरी क्यों की गई जमशेद? और वो जो शख्स यहाँ पर दब गया था वो यहाँ क्या कर रहा था? जी ये लोग मकामी लोग हैं, यहाँ से इनका आना जाना है, बिल्कुल साथ ही इसका घर भी है वहाँ पे। ये लोगों की तरफ से कह रहा था कि अपने कुछ जानवरों के साथ ये यहाँ से गुजर ही रहा था सुबह सुबह, तो अचानक उसी वक्त ये दीवार गिर गई है। मगर बार बार एक ही सवाल पड़ा जो इस प्रशासन पर भी उठता है और इस डिपार्टमेंट पर भी उठेगा कि 6 महीने पहले बनाई गई दीवार जो मेडिकल कॉलेज की दीवार है, जिसमें आने वाले कुछ दिनों में अब क्लासेस भी शुरू की जाएंगी, और ऐसे में इस मामूली सी बारिश के साथ ये दीवार गिर जाती है जिससे एक शख्स की मौत होती है। अगर इस वक्त यहाँ कॉलेज की बिल्डिंग यानी बरसात का तो ये सिर्फ अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है, लेकिन अगर ट्रेलर में ही इस तरह से दीवारें गिरना शुरू हो गई हैं तो जाहिर तरीके से सवालिया निशान ये बनता है कि बरसात जब होगी तो उस वक्त जीएमसी राजौरी का क्या सूरत हाल होगा, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि महज 6 महीने पहले ये प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई थी, लेकिन 6 महीने के बाद ही ये दीवार गिर गई है। सवालिया निशान यहाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पर लगता हुआ नजर आ रहा है, आरएनबी डिपार्टमेंट पर लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर किस तरह से मटेरियल जो है वो इस दीवार में यहां लगाया गया था जो महज 6 महीने भी अपना काम पूरा नहीं कर पाया है। ये दीवार गिरने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। जो बहुत बड़ी बात यहां पर यह है कि सुबह 6 बजे दीवार गिर जाती है और दोपहर 12 बजे इस शख्स को बाहर निकाला जाता है जिसकी मृत्यु हो गई है और वह यहां से गुजर रहा था। और जाहिर तरीके से आप देखिए जीएमसी राजौरी पर आप किस तरह से सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे हैं कि आरएनबी डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह यहां पर काम किया गया है, ये सोचने वाली बात है। और विभाग को यहां संज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी जगह पर कोई काम किया जा रहा है तो वहां पर किस तरह से गुणवत्ता है ये जांचना बहुत जरूरी है। अब आपको सांबा लिए चलेंगे, सांबा से आपको दिखा देते हैं कि तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से काम करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए तीसरी लहर के आने से पहले जिला सांबा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन न करने वालों पर अब यहां शिकंजा कसा जा रहा है और 3 दिनों में उल्लंघन करने वाले 262 लोगों के पुलिस ने यहां चालान काट लिए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से जिला सांबा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जब ईंट भट्टों पर श्रमिक जो काम करते थे वो 21 श्रमिक यहां पर पॉजिटिव पाए जाते हैं जिनका मुकम्मल तरीके से संपर्क खंगालना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ था। लेकिन अब तीसरी लहर से पहले ही जिला सांबा प्रशासन ने कमर कसना शुरू कर दिया है। चालान काटे जा रहे हैं जो लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इन लोगों की नकेले कसना अब शुरू कर दिया गया है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरह से पूरा इस वक्त हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है जिला प्रशासन? देखिए आपको बता दें कि जब से कोविड की दूसरी लहर आई थी तो लगातार लोगों में एक डर बना हुआ था, एक पैनिक बना हुआ था। लोग काफी ज्यादा अवेयर भी हो रहे थे कि हमने कोविड से बचने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है। ये बार बार प्रशासन द्वारा भी कहा गया, बार बार गाइडलाइंस भी जारी की गई। लेकिन जैसे जैसे कोविड की दूसरी लहर का असर कम हुआ, कोविड से लोग निजात पाते हुए नजर आए तो लोगों ने लापरवाही करना शुरू कर दी और लोग पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। लोग दुकानदारों की बात करें, लोगों की बात करें तो वो लगातार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करते हुए नजर आए और खासतौर पर वो लोग जो लगातार पब्लिक प्लेस पे थूकते भी नजर आए। तो अब पुलिस ने लगातार यहाँ पर शिकंजा कस लिया है और पुलिस इन लोगों के ऊपर अब कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि 3 दिन में 262 चालान काटे गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना था और दूसरे नंबर पर आ जाता है जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और तीसरे नंबर पर थूकने वाले, स्पिट करने वाले पब्लिक प्लेस पर। और ये 262 लोग लगातार इनके ऊपर तो शिकंजा कसा ही गया। लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये दोनों मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं कि हर एक इलाके में लोगों पर नजर रखी जाए कि कौन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और पुलिस लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो समाज के सबसे बड़े दुश्मन कहलाएंगे, जो अपने परिवार के भी हित में नहीं है, जो अपने हित में नहीं है और जो लोगों के
हित में नहीं है। तो यानी कहीं ना कहीं लोगों के को चालान अभी काटना काफी शुरू ज्यादा- कर दिया गया है। तो महज पहले यहाँ पर देखा गया था कि चालान काटने के बावजूद भी लोग अपनी हरकतों से बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे थे। महज यहाँ 500 रुपए देने के बाद लोग आगे जाकर मास्क उतार रहे थे, हेलमेट नहीं पहन रहे थे। क्या इस तरह से कुछ देखने को मिल रहा है जिला सांबा में, या फिर पूरी तरह से योगदान दिया जा रहा है आम जनता की तरफ से? देखिए, योगदान जिन लोगों ने देना है वो लगातार दे रहे हैं, जिनको पता है, जिनको समझ है कि तीसरी लहर आ सकती है, तीसरी लहर से हमें बचना है। लेकिन वो लोग जो एक बार चालान काट लेते हैं, उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि हमने अब चालान काट दिया, हमें पूरा दिन कोई पूछेगा तो हम अपनी वो रिसिप्ट उनको दिखा देंगे, देखिए हमने तो चालान कटवाया है, हमें आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं। तो इस तरह की मानसिकता जो वो आप ये कह सकते हैं कि थर्ड क्लास मानसिकता ये लेकर लोग चल रहे हैं कि एक बार चालान काट दिया, फिर चाहे जितने लोगों को भी आप संक्रमित कर सकते हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है। यानी एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है, कितनी बड़ी चेन दोबारा से बन सकती है, या से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और लोग जो लापरवाही कर रहे हैं, ये लेकिन तीसरी लहर का जब यहाँ संकेत है भगवान कि की तीसरी तरफ लहर से आ सकती है। चालान कटता है तो शायद फिर वो किसी को नहीं दिखेगा। इस पर पूरी तरह से गौर फरमाना बहुत जरूरी है आम जनता को। ये बताइए कि तीसरी लहर में ज्यादातर बच्चे इसके शिकार में आएंगे, और बच्चे अगर इसकी चपेट में आते हैं तो निकू वार्ड को लेकर किस तरह से काम करने की कोशिश की जा रही है अस्पतालों के अंदर, वो वहां पर प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको बता दूं कि तीसरी लहर को लेकर प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है। और आपको याद होगा कि कोविड की दूसरी लहर में जिला अस्पताल सांबा को लेकर बात करें या दीगर जितने भी अस्पताल है, वहां पर ऑक्सीजन को लेकर जो दिक्कतें पेश आ रही थी, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेशन प्लांट लगाया गया। तो यहाँ पर जो पहले 60 से 70 बेड की फैसिलिटी थी, अब उसे 100 का कर दिया गया है। यानी 100 की क्षमता वाला अब जिला अस्पताल सांबा जो वो बना दिया गया है। अगर यहाँ पर तीसरी लहर का असर ज्यादा होता है तो यहाँ मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आई, उसको लेकर काम किया गया है। और आपने जो बच्चों को लेकर जिक्र किया है कि बच्चों में इसका खासा असर हो सकता है तीसरी लहर का, तो उसको लेकर भी प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है। प्रशासन इस काम में जुटा हुआ है कि वक्त रहते ही इन तैयारियों को पूरा किया जाए, ताकि बच्चों को किसी तरह से कोई फैसिलिटीज को लेकर दिक्कत पेश ना आए। हालांकि हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे कि तीसरी लहर ना आए, लेकिन उसको लेकर तैयारियां की जा रही है। लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो देखना यह है कि प्रशासन कितना इसके ऊपर उत्तीर्ण साबित होता है, कितना अच्छा काम करता है वो साबित होता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि दावा तो किया जाता है हर बार, लेकिन वो दावों का बिल्कुल, और जमीनी सतह तक वो दावे पहुंचना बहुत जरूरी है। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए जिला सांबा के अंदर किस तरह से काम शुरू कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, ये देखने वाली बात है। और आपने ये भी देखा कि ऋषि का क्या कुछ कहना था कि चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन चालान कटवाने के बाद आम जनता जो है वो समझदारी दिखाती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल एक चालान जो है वो रिसिप्ट लेकर यहाँ पूरे दिन बिना मास्क के लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी मानसिकता पर पूरी तरह से गौर फरमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग यहां संक्रमित होते हैं तो जब आप अपने घर परिवार में जाते हैं वहां पर अपने परिवार को भी संक्रमण दे सकते हैं। तो अपने परिवार को बचाने के लिए, आसपास के लोगों को बचाने के लिए आपको मुकम्मल तरीके से एसओपीज का पालन जरूर करना होगा। और आगे बढ़ जाएंगे। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाथी श्रीनिवासन आज कल जम्मू के दौरे पर हैं, और अपने दौरे के दौरान महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां जम्मू पार्टी मुख्यालय में प्रदेश महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक ली, तो वहीं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरएसपुरा का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का आह्वान भी किया। और बैठक में पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो सरकार की इंजीनियर अपने काम कितना ईमानदारी के साथ करते हैं, इसका नमूना जम्मू के जीएमसी अस्पताल की नई इमरजेंसी में इमारत में देखने को मिल रहा है। इस इमारत का उद्घाटन आने वाली 15 जुलाई को होने जा रहा है, लेकिन बरसात की पहली बारिश में इस इमारत की छत से पानी टपकना शुरू हो गया है। कुछ मिनटों की बारिश में इस इमारत का हाल आप देखिए क्या हो गया है। अगर लगातार कुछ घंटों तक बारिश हुई तो फिर छत का क्या हाल होगा, ये अंदाजा भी आप खुद लगा सकते हैं। वहीं जीएमसी की कार्यकारी प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदर ने कहा कि उन्होंने इमारत का यहां दौरा भी किया है और पानी टपकने की वजह का पता भी लगा लिया गया है और जल्द ही इसे ठीक भी करवा दिया जाएगा। आज हमने मुआयना किया। ये 2 बिल्डिंग्स है, ये अलग 100 बेडेड इमरजेंसी का एक ब्लॉक है, दूसरा जॉइनिंग ब्लॉक है। तो जिधर ये जॉइंट है वहां से हमने देखा कि कुछ लीकेज हो रही है, वो ढूंढ लिया गया है कि कारण क्या है, जल्दी ही रिपेयर हो जाएगी।
वो लीकेज हम बिल्कुल वहाँ पे नहीं अफोर्ड करते हैं इमरजेंसी के अंदर। तो इंजीनियर्स ने, एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज ने ये पहचान लिया है कि इसकी वजह क्या है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से कई परिवारों को पक्के मकान भी मिले, लेकिन जम्मू में अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। ये ऐसे परिवार हैं जो 2 वक्त की रोटी भी अपनी बड़ी मुश्किल से यहां कमाते हैं और पूरी कर पाते हैं। ऐसा ही एक परिवार है जम्मू के वार्ड नंबर 16 न्यू प्लॉट का। इस परिवार को अभी तक सरकार की इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया है और ये परिवार आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। होगा मैं ये सोच रहा था कि मैं आख्या कि हाँ चलो मैं गरीबनी है, चलो मेरे बारे सोचन थोड़ा, तो मैं सोचा दे हूं थोड़ा मेरा पास भी होए। तो फिर नजूल ही मंगा दे, नजूल कुत्तू देनी, मैं गरीबनी है, बच्चे निक्के निक्के ने मेरे, तो मैं कुदर जा, इधरों भी हालत खराब, इधरों भी हालत खराब, सारे दिखी सुनिया भी बंदा वो कर, मेरी कली कलापी है, मेरा कोड़ा दुनिया सारे पर मेरा कुछ बुआ खज्जल हुआ, कुछ बुआ खज्जल होती थोड़ी शैल लगनी। मैं ये चाहनी कि मेरा निके निके बाल बच्चे बारे सोचन। बड़ी बुरी हालत है मेरे नजूल में। पहले इयै उम्मीद थी कि 2 साल का हर, पहले मैं सोचा कि हाँ मेरा इस साल तक बन जाना। पिछला साल भी मैं ये सोचा चल पिछला साल नहीं दे इस साल बनो। पिछले साल भी पूरी बरखा अपने कड्ढी, इस बारी पूरी बरखा अपने ले लेती। पिछले 2.5-3 वर्ष पहले ये टिंकू कुमार का जो एक फॉर्म मैंने सबमिट किया था हाउसिंग डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इनको बड़ी काफ़ी सारी उम्मीदें थी, उमंगें थी भाई शायद मेरा भी घर बने, और घर बहुत सारे बने भी, काफ़ी सारे लोगों के मकान जहां पर बने प्रधानमंत्री आवास योजना में। लेकिन ये आशा रानी पिछले 2.5 वर्षों से इसी उम्मीद के साथ बैठी थी शायद मेरे घर पे भी छत बन जाए। काफ़ी प्रयास करने के बाद वो इनका जो फार्म हमने सबमिट किए थे वो गवर्नमेंट बोलती है इसको निजूल लैंड है। निजूल लैंड एक ही देश में 2 कानून कैसे, अगर इनके जो घर वाले साथ वाले को वही सेम फॉर्मेलिटी इसमें लगी थी, उनका घर बन गया, इसका निजूल क्या, जो असल में डिजर्व करती थी टीन का पिछले 10-15 वर्षों से इसी से गुजारा कर रही है। 4 बच्चे हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री साहब जी बहुत सारी स्कीमें दे रहे हैं और लोगों के काम भी मकान भी बन रहे हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट है ना असली डिपार्टमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट, उसकी नालायकी के कारण जहाँ से काफ़ी गरीब सारे को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही, उसका मेन कारण जहाँ पर देखने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।